नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है और ये मामला नेशनल हेरल्ड अखबार से जुड़ा है। 2 दिन पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। इसको लेकर पहले केजरीवाल ने ऐतराज जताया और आज बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्येंद्र जैन को देश का गद्दार बता डाला। और इसके पहले फारूक अब्दुल्ला को भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े एक मामले में समन किया गया है। और इसके साथ ही एक के बाद एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके पहले सत्येंद्र जैन, उसके पहले फारूक अब्दुल्ला, तो लगातार विपक्ष के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। और यह सवाल उठ रहा है कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है या फिर जांच के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको बताते हैं कि राहुल और सोनिया को जो नोटिस दिया गया है वो मामला है क्या। कांग्रेस का कहना है कि 8 जून को सोनिया गांधी तो पेश होंगी, लेकिन राहुल गांधी मौजूद अगर नहीं हुए उस समय तो उनके लिए समय मांगा जाएगा। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि हम डरेंगे या झुकेंगे नहीं, डट कर लड़ेंगे। मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे काल्पनिक और मनगढ़ंत आरोप बताया है। अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है, एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो भी उत्तर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कानूनी जवाब होते हैं, वो सब उनको दिए जाएंगे। कानून की एक प्रक्रिया है, उसको देखा जाएगा। मैंने कहा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगी, अगर राहुल जी यहां हुए तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय मांग सकते हैं, वो हमको पता नहीं डिटेल्स अभी। नेशनल हेरल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, कहा जा रहा है नेशनल हेरल्ड मामले से ये जुड़ा हुआ है, और जो नेशनल हेरल्ड केस है पुराना केस है और ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड मामले से जुड़ा हुआ है। ये जो पूरा मामला है, इस समय एक बार फिर इस पर ईडी का समन, इस वक्त ये समन कैसे देखा जाए? इसके पहले फारूक अब्दुल्ला, सत्येंद्र जैन, इन तमाम लोगों को समन भेजा गया है। कांग्रेस कह रही है वो लड़ेगी, डरेगी नहीं। ये पूरा मामला है क्या? नेशनल हेरल्ड का जो मामला है, पुराना अखबार है जिसे नेहरू जी ने शुरू किया था, तो ये मामला क्या है और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का? जी देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं वो यंग इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स में शामिल हैं। और यंग इंडिया लिमिटेड वो कंपनी है जिसने नेशनल हेरल्ड को चलाने वाली कंपनी जो एजेएल, जिसका कि अभी आपने नाम लिया, उससे इक्विटी के तौर पे उसकी जो संपत्ति है वो ट्रांसफर की गई। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है, बहुत जोर देकर उन्होंने कहा है कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ और किसी संपत्ति की एक्चुअल में जो ट्रांसफर है वो नहीं हुआ, क्योंकि जो एजेएल है वो एक कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी। क्योंकि अखबार जो था वो कोई व्यावसायिक अखबार नहीं था, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ अखबार था, और वो क्योंकि व्यावसायिक मुनाफा उसमें नहीं हो रहा था, इसलिए वो कर्जे में चली गई। और इसलिए यंग इंडिया लिमिटेड को इक्विटी देकर उसके कर्जे उतारने के लिए पैसे लिए गए। अब इसी में ये 2011-12 का मामला है। इसके बाद इसमें जांच हुई 2014-15 में, और उसके बाद ईडी ने 2015 में इस जांच को खत्म कर दिया, बंद कर दिया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब 7 साल के बाद फिर से ईडी ने समन भेजकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को तलब किया है 8 तारीख को। और जो कांग्रेस के लोगों ने बाद में कंफर्म किया वो ये कि राहुल गांधी को पहले ही
अभी यानी कि शायद 2 तारीख या 3 तारीख को पेश होने को कहा गया था, लेकिन क्योंकि वो अभी उपलब्ध नहीं है, देश में नहीं है, इसलिए अब 5 तारीख के बाद कभी भी जो भी तारीख ईडी देगा राहुल गांधी उस समय उपस्थित हो सकते हैं, चाहे वो 8 तारीख ही क्यों ना हो, जब सोनिया गांधी को पेश होना है। तो कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है कानूनी तौर पर, लेकिन उसका एक राजनीतिक आरोप यह है कि ये पूरा जो मामला है वो प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा हुआ मामला है, और एक ऐसे मामले में जिसका केस बंद कर दिया गया था 2000, और इसलिए ये वाला जो है वो आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो बदले की। जी, कांग्रेस का यह आरोप है कि मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ये जो नेशनल हेरल्ड केस है, 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने ये अखबार शुरू किया था। इसको जो प्रमोट करती कंपनी वो AJL है। और आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है 10 साल से कोर्ट में केस इसमें चला है। आरोप के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने AJL को लोन भी दिया है और इसमें अब समन किया गया है। ये पुराना केस एक बार फिर से खोला गया है। और आगे बढ़ते हैं, सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात नहीं है, इन्हें तो आज समन भेजा गया। इसके पहले ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से भी पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ को BCCI की ग्रांट में अनियमितता का मामला है। JKCA के दफ्तर से 43 करोड़ के घपले का आरोप है। BCCI ने JKCA को ये दिया था 112 करोड़ का फंड। 2002 से 2011 के बीच का मामला है। 2012 में राज्य पुलिस की स्पेशल टीम ने जांच शुरू की। 2015 में ये मामला अदालत ने CBI को दिया। 2018 में CBI ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य 3 के खिलाफ आरोप पत्र दिए। तो ये फारूक अब्दुल्ला के ऊपर मामला और ईडी से पूछताछ वहां पे भी हुई। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, और इसे लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। काले धन के मालिक हैं सत्येंद्र जैन, ऐसा स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है। ये भी सवाल उठा रही है बीजेपी की केजरीवाल जैन को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए और कहा कि सत्येंद्र जैन का जो मामला है वो पूरा फर्जी है। गिरफ्तारी के बाद भी जैन मंत्री कैसे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। क्या एक गद्दार को पनाह दे रहे हैं केजरीवाल, ये सीधे आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म को जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनकी। CBI ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। कोई कंपनी नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी फर्जी बातें, सारी झूठी और निराधार बातें। जिन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं, तमाम ऐसी बातें जो जिन कंपनियों को पहले छोड़ चुके हैं, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं। जो लोग शहीदों के ताबूत में घोटाले के दोषी हैं, जिन्होंने भारत माता के रक्षा सौदे राफेल में दलाली खाई, जिन्होंने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर में चंदा चोरी कर ली, आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश देते फिर रहे। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। गब्बर सिंह हमें अहिंसा पे भाषण दे रहा है। सत्येंद्र जैन के मामले पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी या केंद्र सरकार खुलकर आमने सामने है।
केजरीवाल यहां तक कह रहे हैं कि इतने ईमानदार हैं सत्येंद्र जैन कि उन्हें पद्म विभूषण ऐसा कुछ पुरस्कार मिल जाना चाहिए। और इधर स्मृति ईरानी ने देश का गद्दार कहा है। दिलचस्प है ये टकराव। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। अखिलेश यादव दिल्ली आकर आजम खान से मिले हैं। आजम खान अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है। अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कल एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव को सलाह देने की उनकी हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव बहुत बड़े आदमी हैं। अखिलेश यादव आज दिल्ली आए और उन्होंने आजम खान से मुलाकात की और 2 घंटे ये मुलाकात चली। दोनों के बीच सूत्रों के मुताबिक रामपुर लोकसभा के उपचुनाव और राज्यसभा चुनावों पर बात हुई है। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। इस मुलाकात ये मुलाकात काफी अहम है। अखिलेश यादव 2 घंटे मुलाकात कर रहे हैं आलोक आजम खान से, जो कि अस्पताल में है। और कल ही उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कहा था ये बहुत बड़े शख्स हैं, उनकी कुछ ही बार मुलाकात हुई अखिलेश से, उनकी हैसियत नहीं कि अखिलेश को सलाह दें। उसके बाद ये मुलाकात कितनी अहम है और क्या इसकी राजनीतिक मायने हैं? जी नगमा, ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि कल शारिक ने आजम खान का इंटरव्यू किया और आज अखिलेश यादव आजम खान से मिल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक मायने भी हैं और पार्टी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए मायने हैं। क्योंकि आजम खान, जैसा कि आप जानती हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स में वन ऑफ द टॉलेस्ट हैं, सबसे बड़े कद के नेता हैं। और वो न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं, उनसे भी उनके गहरे संबंध रहे हैं। पुराने नेता हैं, लोकसभा के एमपी थे रामपुर से, अब एमएलए हैं उसी डिस्ट्रिक्ट की एक सीट से। और जैसा कि आपने कहा, एक तो रामपुर का लोकसभा चुनाव है। अब उस चुनाव में जो भी कैंडिडेट होगा, इनके परिवार से कोई होता है तो जाहिर सी बात है इनका सपोर्ट होगा, लेकिन कोई और भी होता है तो इनका सपोर्ट वहां जीतने के लिए बहुत क्रूशियल है और समाजवादी पार्टी उस चुनाव को जीतना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आजम खान गुस्सा है तो ये संभव नहीं रहेगा। ये रिपोर्ट्स भी हैं कि भाई वेस्टर्न यूपी का जो मुसलमान है वो थोड़ा सा अखिलेश यादव से खफा है, क्योंकि भाई उनको ये लगता है कि आजम खान को, जब वो जेल में थे 2 साल, तर्ज नहीं दिया अखिलेश यादव ने। तो इस बात को भी लेके शायद अखिलेश यादव ने ये ऑप्टिक्स के लिए भी उनसे जाके मिले हैं कि भाई लोग ये ना कहें कि वो मिले नहीं। कल ही वो शारिक से कह रहे थे आजम खान भाई मिला ही नहीं मैं 3 साल से, तो आज वो जाके मिल लिए। राज्यसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं और उसमें भी समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत सकती है। लेकिन अगर आजम खान रूठे होते हैं, गुस्सा हैं, तो उनके जो लॉयल एमएलएज हैं उनके वोटिंग प्रेफरेंसेस में क्या कोई चेंज आएगा, ये भी एक सवाल है। तो इसलिए भी शायद उनसे मिलना जरूरी था। तो ये सब फैक्टर्स के मद्देनजर शायद अखिलेश यादव, जो अब समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो उनसे मिलने गए हैं। और अखिलेश भी शायद ये नहीं चाहेंगे कि आजम जैसा नेता, जो एक बड़ा नेता है, जो एक बड़े नेता है अपने क्षेत्र के और यूपी में, वो पार्टी से रूठ जाएं या पार्टी के इनिमिकल किसी कोई काम करें। तो इसीलिए शायद ये मुलाकात हुई। जी, बहुत अहम मुलाकात है। दिलचस्प है कि कल ही आजम खान ने शाहरुख खान से बातचीत में ये कहा था कि अखिलेश यादव बहुत बड़े हैं और उनसे उनकी सालों से मुलाकात नहीं हुई है। आज अखिलेश यादव आते हैं और अस्पताल में जाकर वो आजम खान से मिलते हैं और 2 घंटे ये मुलाकात चली है। ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ बयान कर रही हैं और काफी अहम हैं। संगीत की दुनिया का एक बेहतरीन सितारा, शानदार आवाज और कला के धनी मशहूर गायक केके का निधन हो गया। उनकी उम्र सिर्फ 53 साल थी। केके कोलकाता में अपने कुछ कॉन्सर्ट के लिए गए थे। केके को पल और यारों गानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 1990 के दशक के अंत में ये गाने युवाओं में बेहद लोकप्रिय हुए। केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली सहित अन्य कई भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। केके ने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियों ने केके के निधन पर गहरा दुख जाहिर किया है। केके की कल आधी रात को कोलकाता के नजरुल मंच पर वो परफॉर्म कर रहे थे। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी। उस वक्त ऑडिटोरियम में भारी भीड़ मौजूद थी उनको सुनने के लिए। किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। कुछ तस्वीरें जो हैं वो कॉन्सर्ट की उससे पहले की सामने आई हैं।
जिसमें से एक तस्वीर में ये दिख रहा है कि के गर्मी लगने की शिकायत कर रहे हैं। वो पसीना पोंछते हुए भी नजर आ रहे हैं। खबर है कि उस वक्त एसी भी वहां ठीक से काम नहीं कर रहा था और के ने खुद के ऊपर से स्पॉटलाइट कम करने को कहा था। वो कॉन्सर्ट में थे, वो परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें उस समय अच्छा नहीं लगा। जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि वो गर्मी से परेशान थे। उन्होंने अपने ऊपर से स्पॉटलाइट भी कम करने को कहा और शायद वहां पे एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। कोलकाता के नजरुल मंच पर क्षमता से ज्यादा दर्शक मौजूद थे। जहां पर वो परफॉर्म कर रहे थे नजरुल मंच, वहां पे क्षमता से ज्यादा दर्शक थे। वहां सिर्फ 2700 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन 7000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। ऐसे में वहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए फोमिंग की गई थी, धुआं छोड़ा गया था। इसके बाद दर्शक वहां दौड़ते भागते भी नजर आए। जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भीड़ को कम करने के लिए वहां पर धुआं छोड़ा गया। इसके बाद दर्शक भी यहां वहां भाग रहे थे। और इस घटना के बाद की ये तस्वीर है जब के को उनके साथी हाथ पकड़कर अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अनईजी लगा, उन्होंने शिकायत की गर्मी की और उसके बाद वहां पर एक तो भीड़ तितर बितर होने लगी, यानी कि काफी वहां पे एक अफरा तफरी सी थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उनके साथी उन्हें अस्पताल हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं पैदल। उस वक्त के चेहरे पर एक घबराहट देखी जा सकती है। जब तक, अब आपको हम दिखा रहे हैं कि जब वो अस्पताल पहुंचे, उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया, अब अस्पताल पहुंचते हुए उनको बहुत देर हो चुकी थी। वो वक्त था रात करीब 10:15 बजे का। के 2 दिन से कोलकाता में थे। के ने कोलकाता में 2 कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म किया था। कॉलेजेस के फेस्टिवल थे, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था। एक स्टूडेंट ने बताया कि के ने लगातार 2 घंटों तक परफॉर्म किया था और ये पहले से ही 2 कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म कर चुके थे। उसके बाद नजरुल मंच पर उनका ये परफॉर्मेंस था, जिस दौरान उन्हें कुछ घबराहट हुई, उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल जब ले जाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि उसके बाद उनके शव को अस्पताल से रविंद्र सदन ले जाया गया। उनके शव वाहन को फूलों से सजाया गया था। कोलकाता के रविंद्र सदन में के को श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें गन सैल्यूट दिया गया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद थी। के की इस अचानक मौत से संगीत की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बहुत सख्ते में है। जिस तरह लाइव कॉन्सर्ट के फौरन बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके आपको एक समय हम ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, लेकिन आपको बता दें कि इसके ठीक पहले जो 2 दिन पहले रविवार को पंजाबी सिंगर की जो हत्या की गई, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि पंजाबी संगीत में गन कल्चर कितना बढ़ रहा है। ब्रेक के बाद मूसेवाला की खबर। और अब बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की, जिसके ऊपर जांच चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। वो पूछताछ में पुलिस रिमांड पर आरोपी गिरफ्तार हैं।
इसमें इस पूरे मामले में लेकिन पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री जो है और पंजाब में जो बढ़ता हुआ गन कल्चर है या जो काफी लोकप्रिय हो रहा है गन कल्चर, जिसे बहादुरी से कंफ्यूज किया जा रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। तो ये कि गन लाइसेंस बहुत आसानी से मिलता है और इसे जो है प्रतिष्ठा और इज्जत का भी सवाल बना दिया जाता है और उससे जोड़ा जाता है। बहुत सारे गाने इस तरह के हैं जिनमें इसको और ग्लोरीफाई किया गया है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो इसके बाद सामने आए हैं कि क्या पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है, क्या पंजाब में गैंग वॉर जो है वो वापस छिड़ रही है। ये तमाम सवाल हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सोनिया मान, हमारे साथ हैं जसपिंदर नरूला जो गायिका हैं, मशहूर शंकर साहनी गायक हैं। सोनिया मान, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आपने काम भी किया है इनके साथ, सिद्धू मूसेवाला के साथ। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसा जो चर्चा लगातार चल रही है कि पंजाब में एक तरह से जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके जरिए भी जो वीडियोस युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, उसके जरिए भी वायलेंस हो या गन कल्चर हो, इसको बहुत एक तरह से वो लोकप्रिय हो गया है। पंजाब में हमेशा इसको बहादुरी से, ब्रेवरी से जोड़कर देखा गया है, पर ऐसे बहुत पॉपुलर, अब लाखों में, मिलियंस में फैन होते हैं इन पॉपुलर स्टार्स के, और उसके जरिए जो युवा हैं उनके दिलो दिमाग पे कैसा असर पड़ता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गाने नहीं आने चाहिए, बट फिर भी अगर गाने आते हैं तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट गैंगस्टरिज्म के ऊपर नहीं पड़ता। हाँ, बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर जरूर होता है कि हमारे पास गन लाइसेंस होना चाहिए, हमारे पास गन होनी चाहिए। और ज्यादातर अगर हम अपना बैकग्राउंड उठा के देखें तो हर किसी के घर पे गन तो है ही पंजाब में, क्योंकि हमारे फादर के पास। चाहती हूँ सोनिया मान, में यही सवाल जो आपने कहा, ये लाइन कि हर किसी के घर में गन, क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? क्यों आखिर? क्या इसे प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है, इज्जत से जोड़ा जा रहा है? नहीं, इसका गैंगस्टरिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। गैंगस्टरिज्म नहीं, मैं कह रही हूँ जो इतना ज्यादा गन कल्चर है, तो ये अच्छी अच्छी फैमिलीज में भी क्यों आखिर इतना पॉपुलर हो रहा है ये गन कल्चर? गन कल्चर प्रोटेक्शन के लिए गन रखी जाती है घर पे, और ये शुरू से ही है कि पंजाबियों के घर पे गन्स होती हैं बेसिकली, क्योंकि पंजाब ने बहुत तरह का टाइम देखा है, बुरा अच्छा, तो अपनी एक सेफ्टी के लिए हर किसी के घर पे गन होती ही है। तो उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं इन चीजों में, और सिद्धू मूसेवाले केस में इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है। मैं पूछ रही हूँ कि सिद्धू मूसेवाला जो इतने पॉपुलर हुए इतने कम समय में और यंग एज में, उन्हें बहुत ज्यादा स्टारडम देखी। अब आप देखिए कि मिलियंस ऑफ फैंस थे। जसपिंदर नरूला, आपने एक इस म्यूजिक इंडस्ट्री को देखा है एक समय, 10 साल पहले भी और पिछले 10 सालों में ये चर्चा हो रही है कि काफी बदलाव आया म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्योंकि इसलिए भी आया कि बहुत लोकप्रिय हुआ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया एक साधन है जिसके जरिए बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लोगों के तक पहुंचते हैं। उसमें पॉपुलर होने के लिए वक्त भी कम चाहिए होता है। अब जैसे सिद्धू मूसेवाला के मामले में तो जांच चल रही है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उनके गाने अगर आप देखें तो ऐसा 2020 में उनके ऊपर यह आरोप भी लगा और उन्हें चार्ज किया गया, गन कल्चर प्रमोट करने का आरोप लगा था। पंज गोलियां एक गाना उनका था। इस तरह के कई गाने जिनके नाम इस तरह के हैं। आपने इस म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव देखा है? जसपिंदर जी, आप मुझे सुन सकती हैं? जसपिंदर जी को आवाज इस वक्त नहीं आ रही, पर शंकर साहनी, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। आपने इस म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखा? क्या आपको लग रहा है कि ये जो गन कल्चर की हम बात कर रहे हैं या जो आरोप लग रहे हैं कि ये पॉपुलर किया जा रहा है बहुत म्यूजिक वीडियोज और गानों के जरिए भी, आपको लगता है ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ आरोप है? म्यूजिक वीडियो इतना रोल नहीं निभाते किसी भी चीज में, 5-10% निभा सकते हैं। म्यूजिक वीडियो को नो डाउट यू आर राइट के ग्लोरीफाई किया गया है गन कल्चर को। पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा गाने गन पे आए, गाना हिट करने के लिए, गाना को पॉपुलर करने के लिए शॉर्टकट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो गोलियां चलाने वाले हैं वो ऐसे गाने सुन के
एक्साइटेड होते हैं। कबड्डी नहीं, के प्लेयर मान लीजिए ये तो गैंग वॉर का एक हिस्सा है, गैंग वॉर्स भी बढ़ रही हैं पंजाब में वापस, ऐसा लग रहा है। नहीं, अब कबड्डी का प्लेयर है, जो कबड्डी का प्लेयर का कोई गन कल्चर का गाना नहीं आया, उसको भी मारा गया है। और कोई आदमी जो विस्की नहीं पीता, वो विस्की का गाना सुन के विस्की नहीं पीने लग पड़ता। ये तो अपनी अपनी एक संस्कार होते हैं, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सीधा सीधा मर्डर है, वो पैसे मांगते हैं। इस मामले में सीधा सीधा मर्डर है, पर मैं दूसरे मुद्दे पे आ रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि जो पंजाब में कल्चर है, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की भी बात करें तो पिछले कुछ सालों में या एक दशक में किस तरह का बदलाव देखा गया है। जसविंदर नरूला जी हमारे साथ वापस जुड़ी, आप हमें सुन सकती है? आप समझ पाएंगी कि क्या बदलाव की ओर मैं इशारा कर रही हूँ, तो आपका कमेंट। हाँ जी, बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, मैं सन 74 से गा रही हूँ और सन 74 से लेके आज तक जो चेंजेस आए हैं वो इतने चेंजेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये गन कल्चर की जो बात अभी कर रहे थे कि फैमिली में पंजाबियों के घरों पे गन होती है, ऐसी बात नहीं है। ये शौक की बात थी। जो शौक रखते थे वो लोग रखते थे गन, जो अफोर्ड करते थे वो गन या पिस्टल्स रखते थे। और थोड़ा शोशेबाजी के लिए भी, सॉरी टू से, बट दिस इज द वर्ड कॉल्ड, कि वो थोड़ी शो ऑफ के लिए भी होती थी। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए तब जरूरत पड़ी जब ऐसा समय पंजाब पे आया, तब उस वक्त लोगों के घरों में जो थी वो प्रोटेक्शन के लिए वो लोग रखने लगे गन्स और पिस्टल्स। तो अभी जो हो रहा है, दिस इज ओनली बहुत ज्यादा, जो मुझे अभी पता चला, जो इस मतलब सिद्धू के डेथ के बाद मुझे पता पड़ा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पंजाब में मेरा आना जाना नहीं है, उतना ज्यादा मैं इस चीज पे बात नहीं करती। मेरा जो काम है वो गाने का है, मैं गा के निकल जाती हूँ जी। तो मुझे ये जो पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं, आज के युवा पीढ़ी जो है, वो गानों में गन शब्द का इस्तेमाल और राइफल का और AK-47, ये सब जो वर्ड्स जो आ रहे हैं, यू विल नॉट बिलीव कि हम लोगों ने ये सब जाना, मतलब कभी जानने की भी कोशिश नहीं की ये क्या चीजें हैं, क्योंकि हमारा एज अ वुमेन मुझे इन सब चीजों में ना तो कोई शौक है और ना ही कोई हम लोग इस तरफ तो सोनिया मान, आपको क्या लग रहा है, ये जो जसविंदर नरूला बात करें कि ये एक ताज्जुब की बात है, हमने भी अभी जाना, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब के बाहर बहुत लोग नहीं जानते, पर बहुत हिट ये पंजाबी गाने थे। क्या वजह है कि ऐसे ऐसे गानों के नाम गन मैटर्स, चोरी द पिस्टल, जिसमें कि गन्स को, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है, आपको नहीं लगता कि इस तरह के गाने हैं तो इसको बड़ा आम किया जा रहा है कि बहुत या जो बहादुरी की बात है कि पंजाब में की बहादुरी की बात होती है, उसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं इस तरह के गन कल्चर से? क्या वजह लगती है आपको कि इस तरह के गाने बन रहे हैं? देखिए, गन्स कई लोगों को शूटिंग पसंद होती है, बहुत सारा यूथ है पंजाब में जिनको गन्स वैसे ही पसंद होती है, उनकी ब्लड लाइन में है। और जैसे जसविंदर जी ने कहा कि शोशाबाजी और कुछ, मतलब दे लव इट, शो ऑफ करना, और उनको शुरू से ही अच्छा लगता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली सिद्धू मूसेवाला। आप बताइए, बब्बू मान जी का गाना आया था, मित्रा नु शौक हथियारां दा, इट्स बीन सो, मतलब कितने टाइम पहले की बात है। तो ये कुछ मतलब गैंगस्टर, अगर सिद्धू मूसेवाले के केस को अगर देखा जाए, गैंगस्टरिज्म जो गैंगस्टर्स ने मारा है उसका इस गानों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ फिर यूथ को इनकर, यूथ तो शुरू से ही गन्स लाइक करते हैं, अगर वो गाने सुने ना सुने फिर भी वो शादी ब्याह पे इधर उधर। ठीक है, इस हत्या का इन गानों से लेना देना नहीं है, मैं बात कर रही हूँ इस कल्चर पे। और आपको लग रहा है कि जो स्टार्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो ये अगर गैंग वॉर है, उनकी हद से ज्यादा शोहरत बहुत कम समय में, वो भी कहीं इसको जोड़ती है? बहुत पॉपुलर है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। सिद्धू मूसेवाले की राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे गाने लिखते थे और उनके गानों में सच्चाइयां होती थी। आपने उनके पिछले जो उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद भी एक गाना लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ है, उनकी आवाज, उनकी लिखाई में सच्चाई थी। ऐसे ही बब्बू मान क्यों बड़े स्टार बने, क्योंकि उनकी लिखावट में सच्चाई थी। इट्स नॉट ओनली अबाउट गन्स, मतलब लोगों को पसंद आता है। बात यह है कि लोग उसे पसंद करें। जैसे पंच गोलियां गाना रहा, तो शंकर सानी, उसके लिए 2020 में उन पर चार्ज भी लगा, उन्हें बुक भी किया गया। किस तरह का गाना ये रहा? लोगों को बहुत पसंद आया, ये गाना बड़ा हिट था। देखो, गोलियों का गाना आना अलग चीज है,
गोलियों के ऊपर बहुत सारे गाने आए हैं। क्या म्यूजिक इंडस्ट्री पे ये गन कल्चर, वायलेंस या हिंसा या चाहे ड्रग, इसका असर बढ़ा है शंकर साहनी साहब पंजाब में? गन कल्चर जो है वो, अगर आप सोचो गन कल्चर सिर्फ टीवी से ही आया है तो ऐसा कोई बात नहीं। गन कल्चर के बहुत शुरू से ही शराब के ऊपर गाने और गन कल्चर के ऊपर गाने शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। जब से हम बड़े हुए हैं पंजाब में, ये गाने तो शुरू से ही आ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट मर्डर हुआ है अपनी पर्सनल किसी की, जिसने उसने लिख के दिया है कि ये इसने हमारा बंदा मारा था, हम इसका बंदा मार रहे हैं। और इसके अलावा बाकी फिरौती के चक्कर में मर्डर हो रहा है। जिस जिसको फिरौती आई है कुछ शरीफ आदमी पैसे दे देते हैं, जो पैसे नहीं देते उनको गोली मार दी जाती है जी। तो ये फिरौती और ये जो पैसे मांगे जा रहे हैं, वही मैं सोनिया मान से पूछ रही थी कि क्या बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं बहुत कम समय में सोशल मीडिया के जरिए भी स्टार्स, सिंगर्स या दूसरे स्टार्स, इस वजह से भी ये फिरौती और ये गैंग राइवलरी, ये चीजें बढ़ी? बॉलीवुड में पहले होता था वो अब पंजाब में देखा जा रहा है। बॉलीवुड में कई एक्टर्स को ऐसे आती थी, अब इसके बाद औलख को भी आ चुकी है और पहले उसको भी इन्होंने पहले ऑलरेडी इसको शूट के प्रवेश वर्मा को पहले इन्होंने गोली मारी है जी। पर जसविंदर नरूला जी, इसके बाद में पंजाब से ही कुछ और सिंगर्स ने अब सुरक्षा की मांग की है। क्या संकेत देता है ये, यही जो फिरौती की बात कर रहे हैं शंकर साहनी, लोग कलाकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एक सेकंड जसविंदर नरूला जी से बात है कि इसको जल्दी से जल्दी, जैसे अब पता चला कि ये गैंगस्टर्स का जो है इसमें हाथ है और जो भी सामने निकल के आ रही हैं बातें, अभी तो मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी तह तक पहुंचेंगी। पर जो अब तक का जो खुलासा जो हम लोगों के सामने आ रहा है वो यही है कि दिस वाज ऑल गैंग वॉर और उसके वजह से ये हुआ है जो हादसा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से इसको हम उसके साथ अब वी शुड नॉट टॉक अबाउट के गन कल्चर या जो भी कुछ है वो तो चलो अब आगे हम लोग इसके लिए मैं हम लोगों को सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसके ऊपर कुछ चिंता खड़ी करता है और भी आर्टिस्ट असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये जो गैंग वाला जो है पॉइंट, ये इसको जरूर बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए। ये सीरियस मैटर है क्योंकि ये एक शुरुआत हुई है, तो इसके बाद अब और सिंगर्स को आई डोंट नो जो बेचारे डर के बोल भी नहीं रहे हैं और जिन जिनको फोन आई होगी फिरौती या जो भी कुछ है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस इशू। गैंग्स के बीच में जो टकराव है या जो गैंग वॉर है उसका कल्चर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है, बहुत शुक्रिया आपका जसविंदर नरूला, शंकर साहनी और सोनिया मान हमारे साथ शामिल होने के लिए। सिद्धू मूसेवाला की शोहरत इतनी बढ़ी थी इतनी तेजी से कि 2020 में उन्हें एक टॉप 50 न्यू आर्टिस्ट की लिस्ट में जगह मिली थी गार्डियन के जरिए और इनका म्यूजिक करियर जो है वो बुलंदियों पे था और इसके बाद बहुत शोहरत के बाद अचानक ऐसे उनकी हत्या होती है। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी दूसरी खबरें और किस तरह जांच आगे बढ़ी है, इसकी खबर एक ब्रेक के बाद। और इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है कि सौरव गांगुली ने एक नई पारी का संकेत दिया है और सौरव गांगुली ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि वो एक नई पारी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। अब वो नया क्या होगा इस पे शायद अभी सस्पेंस है। एक खास संदेश जारी करने के साथ उन्होंने अपने फैंस से इस पे समर्थन मांगा है और कहा कि वो आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत क्या है इसका खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया है, ये साफ नहीं किया है कि ये क्या हो सकता है, लेकिन अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो राजनीति में आएंगे या किस तरह की पारी की शुरुआत हो सकती है। अखिलेश मेरे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। नई पारी की शुरुआत का मतलब क्या हुआ अखिलेश? किस तरह के इसमें क्या क्या ऑप्शंस की चर्चा हो रही है? राजनीति गांगुली
देखिए, चूंकि सौरभ गांगुली ने इस ट्वीट पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, इसलिए काफ़ी सारी अटकलें उनके अगले कदम को लेकर के लगाई जा रही हैं, जिसे कहा जाता है कि टीज़ करना। एक तरह से टीज़ किया है सौरभ गांगुली ने और उन्होंने आगे के अपने कदम का किसी भी कदम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसमें कुछ संकेत ज़रूर मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि 30 साल उन्हें क्रिकेट में हो गए हैं और इसके बाद अब वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो इसका एक संकेत ये निकाला जा रहा है कि शायद अब वो क्रिकेट से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया है या कुछ कहा नहीं कि अभी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर वो हैं, क्या वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस बारे में अभी हमें जो है बीसीसीआई की ओर से कुछ अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा है कि उन्होंने अपने इस ट्वीट में एक दूसरा संकेत भी दिया है, वो ये कहा है कि वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि वो शायद अब अगला कदम अपना राजनीति में क्या आ सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से सौरभ गांगुली को लेकर ये कयास लगते रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो सक्रिय होंगे। जहां तक उनके राजनीतिक कदम का सवाल है या दिलचस्पी का सवाल है नगमा, लगातार बीजेपी अपनी ओर से कोशिश करती रही है कि सौरभ गांगुली को वो अपने पाले में लेकर के आए। पिछले महीने ही 6 तारीख को जब गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के दौरे पर गए थे, तब खास तौर से करीब 1 घंटे तक वो सौरभ गांगुली के घर पर रहे। वहां उन्होंने उनके साथ, परिवार के साथ डिनर किया और इस डिनर में बीजेपी के भी कई नेता वहां मौजूद थे, स्वपन दास गुप्ता हो या फिर अमित मालवीय हो, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के से प्रभारी है। तो इस तरह से एक संकेत जरूर अमित शाह के साथ डिनर में निकल करके आए थे कि शायद ये भी उनका एक अगला कदम हो सकता है। ये अगला कदम हो सकता है कि अब वो सीधे सीधे राजनीति में आ जाएं। उन्होंने अपने फैन से समर्थन भी मांगा है। धन्यवाद आपका अखिलेश। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इस वक्त हम 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला रखी। इसके बाद उन्होंने वहां पूजा की। कहा कि शिला पूजन उनके लिए सौभाग्य की बात है और राम मंदिर जल्द ही पूरा होगा। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे चरण के तहत आज से गर्भगृह के निर्माण का कार्य शुरू होगा। आधारशिला रखने के साथ ही गर्भगृह का काम शुरू कर दिया जाएगा और इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण करने के साथ ही विधिवत पूजा हो रही है। गर्भगृह की आधारशिला के रखने के बाद दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का काम पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी खबर आई है, जिसके बाद साल 2024 की मकर संक्रांति के दिन रामलला को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। अब सीएम योगी निर्माण स्थल के पास द्रविड़ शैली में बने मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी और तब से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर निर्माण के प्रभारी ने हाल ही में जारी एक बयान में बताया था कि गर्भगृह में राजस्थान के मकराना के व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जाएगा।